So there's a saying that experience is the compass that points us towards the solution of the problems we encounter on our journey. और इसी कोट की, इसी बात की जो झलक है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। पिछले 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने मेजरली इन 4 चीज़ों को या फिर इन 4 प्रॉब्लम्स को देखा है जो बच्चे जनरली अपनी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की जर्नी के अंदर फेस करते। सो आपकी जो पहली प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं जनरली, इट इज़ द लैक ऑफ गाइडेंस। गाइड इज एनीबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड इनफ टू पुट हिज फीट इनटू योर शूज। ठीक है, कोई आपका सीनियर है, कोई आपका टीचर है, कोई मेंटर है, he or she can be your guide provided he or she understands your situations. ओके, तो लैक ऑफ गाइडेंस का अर्थ क्या है कि बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होता व्हेन टू डू व्हाट। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं रीडिंग द बेसिक बुक्स। ठीक है, बेसिक बुक्स पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अगर बेसिक बुक्स करते रहे तो आंसर राइटिंग कब करेंगे। फिर उसके बाद वो बीच में से ही बेसिक बुक्स को छोड़ देते हैं, देन दे स्टार्ट डूइंग आंसर राइटिंग। फिर आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग के अंदर ये पता चलता है कि आंसर्स तो ओके लिख रहे हैं वो, बट उतने जो टू दी पॉइंट आंसर्स होते हैं, जो टू दी मार्क आंसर्स होते हैं, क्वालिटी आंसर्स होते हैं, वो नहीं लेके आ रहे। बीच में से ही वो एक टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, टेस्ट सीरीज प्रॉपरली नहीं लगा पाते हैं, कभी डेली आंसर राइटिंग करते हैं, वहां पे आंसर्स नहीं लिख पाते हैं। देन दे मूव टूवर्ड्स द मार्केट एंड दे परचेज द टॉपर नोट्स। एक गलती के ऊपर फिर से एक दूसरी गलती कर लेते हैं। देन दे स्टार्ट क्रैमिंग द टॉपर नोट्स, बार बार उसको क्रैम करना, बार बार जो है उसको रट्टा लगाना। इसके अंदर वो तकरीबन अपना जो ऑप्शनल को टाइम देना होता है वो सारा का सारा टाइम उनका निकल जाता है। ना ही बेसिक क्लैरिटी आ पाती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, सिलेबस भी वैसे का वैसे रह जाता है, सिलेबस भी पूरा नहीं होता। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि गाइड नहीं है। कौन सी बेसिक बुक्स पढ़नी है, कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है। देखिए, बेसिक बुक्स पढ़ते भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एम्बर एंड एम्बर पढ़ रहे हो, एम्बर एंड एम्बर पढ़ते पढ़ते आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि एम्बर एंड एम्बर आपके सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करेगी। एम्बर एंड एम्बर यूपीएससी एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिखी गई है। सिमिलरली द रिसोर्सेज ऑफ ईपीजी पाठशाला, यू शुड बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव ऑफ द सोर्सेज। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर नॉट रिटन फॉर यू। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मार्केट के अंदर आउटडेटेड मटेरियल होता है, कुछ टॉपर नोट्स के अंदर ऐसी चीजें लिखी होती है, अगेन सर्टेन थिंग्स आर नॉट ऑथेंटिक, गलत लिखी हुई होती हैं। कुछ टीचर्स के नोट्स हैं जिनके अंदर कुछ गलतियां होती हैं, बच्चों को उन चीजों के बारे में नहीं पता चलता है। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग भी सिस्टमैटिकली की जाती है। वंस यू हैव रेड सर्टेन थिंग्स प्रॉपरली, चैप्टर्स पढ़ लिए हैं आपने, फिर उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग कीजिए। एंड आंसर राइटिंग इट शुड बी इन अ लूप। टीचर आपको बताता है कि अच्छा आपकी बेटा ये गलतियां हैं, और फिर उसके बाद उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ गाइडेंस कि एक गाइडेंस जो है वो आपको सिस्टम देती है, सिस्टम, हाउ टू डू द थिंग्स। आपको ये बताया जाता है कि आपको अगर इन चीज़ों को अचीव करना है कैसे करना है, वो एक गाइड बताता है, टीचर बताता है, मेंटर बताता है। So this is the first problem, lack of guidance. The second most common problem is the value enrichment. अच्छा, अच्छी किताबों के बारे में भी पता चल गया, पी नाथ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एम्बर एंड एम्बर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, BM दास पढ़ रहे हो आप उसी के साथ साथ। ठीक है, और कई किताबों को जो है वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ टॉपर के नोट्स अच्छे थे उनको भी साथ में रेफर करना शुरू कर दिया, पता चल गया सब कुछ। फिर उसके बाद बात आती है वैल्यू इनरिचमेंट की। BM दास, आपके पास पी नाथ, एम्बर एंड एम्बर, फर्स्टली दे वर नॉट रिटन फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दे वर रिटन फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। ठीक है, जो दूसरी चीज है वो ये है कि वो 10 साल पुरानी किताबें हैं और उनके अंदर जो रेलिवेंट करंट एग्जाम्पल्स होनी चाहिए या फिर जो करंट यूपीएससी का पैटर्न है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इट। तो आपको वैल्यू इनरिचमेंट करना पड़ता है, उस मटेरियल का वैल्यू इन्हांसमेंट करना पड़ता है।
तो वैल्यू इनरिचमेंट कैसे करें, दिस इज अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, किस तरह से, कहां से चीजों को उठाया जाए, कौन सी केस स्टडीज ली जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें। तो ये दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एस्पिरेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड द थर्ड प्रॉब्लम दैट एस्पिरेंट फेसेस, दैट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली हमने पेपर के अंदर देखा कि क्वेश्चंस को बहुत तोड़ मरोड़ के पूछा गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो पहली बड़ी सेटल्ड सिविलाइजेशन थी इंडस के किनारे। इसको हमने क्रिटिकली एग्जामिन करना था। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द ओरिजिन थ्योरीज। ठीक है, घोष की ओरिजिन थ्योरी है, घोष की एक साथी थ्योरी है, उसके ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा गया। अगले साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद पहली सिविलाइजेशन थी जिसके इंट्रा ट्रेड जिसके अंदर हुआ करता था। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना आपसे पूछ लिया जाएगा। अब यहां पे अगेन जो ओरिजिन की थ्योरीज हैं वो लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो सवाल हैं वो टेढ़े मेढ़े पूछे जाते हैं। यूपीएससी सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो पूछना उन्होंने बंद कर दिया है, बिकॉज दे वांट टू एग्जामिन दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि बच्चे को असल में समझ है चीजों की या नहीं है। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा गया था मटेरियल कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। अब दैट क्वेश्चन इट केम फ्रॉम द इथनो आर्कियोलॉजी पार्ट। पहले पूछा जाता था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इथनो आर्कियोलॉजी, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने रट्टा लगाया था टॉपर के नोट से, एज इट इज उगल दिया और काम जो है उसका हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब तक कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप देसी भाषा के अंदर जब तक कंसेप्ट को आप समझा नहीं सकते, तब तक इस एग्जामिनेशन के अंदर आपका कुछ भी बन पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। सो आई ब्लंटली रिकमेंड यू गोइंग फॉर दिस। सबसे पहले सबसे जो पहली स्टेप है वो आपका यही होना चाहिए कि रीड द बेसिक बुक्स, रीड द बेसिक मटेरियल, और अपना जो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है वो लेके आइए, जैसे भी तैसे लेके आइए उस चीज़ को। ठीक है, कोई मेंटर के थ्रू आ जाए, किसी कोचिंग के थ्रू आ जाए, प्रोग्राम के थ्रू आ जाए, यूपीएससी नहीं पूछने वाला आपको कि कहाँ से पढ़े थे कहाँ से नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज एमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट मेजर प्रॉब्लम, दैट इज द रेगुलर टेस्टिंग। बच्चे खूब पढ़ते हैं, पढ़ने में ही लगे रहते हैं। एक बच्चा मुझे पिछले साल मिला था जो कि कह रहा था कि आई हैव रेड सो एंड सो रिसर्च पेपर्स। उसको मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का एम क्या है, वो नहीं बता पाया। अच्छा, उसको मैंने ये पूछ लिया कि आपके पास मलिनोव्स्की हैं और रेडक्लिफ ब्राउन है, दोनों की अप्रोच के अंदर डिफरेंसेस क्या है, नहीं बता पाया। अभी मैंने पिटचर्ड को गेम के अंदर एंटर ही नहीं किया था, पहले ही बोल्ड हो गया। ये दिक्कतें आती हैं। रेगुलर टेस्टिंग का मतलब है कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ अलाइन किया जाए। जो मार्केट के अंदर किताबें हैं वो इन पर्टिकुलर दे आर नॉट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एम्बर एंड जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, गाइड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। गाइड्स ऑब्वियसली उनका जो मटेरियल है वो अप टू द मार्क नहीं है। मैं किन किताबों की किन गाइड्स की बात कर रहा हूं, दैट यू ऑल नो। तो रेगुलर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अलाइन किया जा सके कि क्या कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर रीडिंग एम्बर एंड एम्बर। एम्बर एंड एम्बर के अंदर कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट मैं यूपीएससी से इंस्पिरेशन लेके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कि जो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म। अब उतनी सारी इंफॉर्मेशन को 10 मार्कर के अंदर कैसे लिखना है, उसका जो अभ्यास है वो आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद मैं उसी कल्चरल रिलेटिविज्म से निकाल के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाई कल्चरल रिलेटिविज्म इज इंपॉर्टेंट इन एंथ्रोपोलॉजी। तो अगेन इसको 15 मार्क्स के अंदर किस तरह से लिखना है, कौन कौन से पॉइंटर्स लिखने हैं, कौन कौन सी केस स्टडीज लिखनी है, दैट यू शुड नो। ये कैसे आएगा? टेस्टिंग से। चीजों को पढ़ लिया, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन गई, बहुत महान हो गए आप, बहुत ज्ञानी हो गए आप, लेकिन उसके बाद
जो काम की बात है वो ये है कि एट द एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स, और आंसर लिखने के लिए, आपके आइडियाज के लिए आपको लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम दिया जाता है। सिमिलरली लेट्स से एक और क्वेश्चन पूछा गया, मैं 20 मार्कर क्वेश्चन पूछता हूं, दैट कल्चरल रिलेटिविज्म इज अगेंस्ट, और कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो ह्यूमन राइट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। अब इन दिस सेक्शन आपको अगेन कल्चरल रिलेटिविज्म का क्रिटिसिज्म का एक पार्ट उठाना है और उसको किस तरह से एलैबोरेट करना है ताकि वो 20 मार्क्स को लेजिटिमाइज कर सके। 4 पेजेस के ऊपर उसको किस तरह से लिखना है आपको। इतना जो एक स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए रेगुलर टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर टेस्टिंग का मतलब है कि जब आपने 100 एंड 100 चैप्टर्स कर लिए उसके बाद एक टेस्ट लिया जाए ताकि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इन चैप्टर्स के अराउंड अलाइन कर सको। द सॉल्यूशन दैट आई हैव फाउंड इट इज ओनली इन द मेंटरशिप। जो पहला सॉल्यूशन है इट इज दैट यू शुड हैव अ मेंटर। कैसे भी तैसे करके जो हमारा 2023 का पेपर था उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज रही वो थी मेंटरशिप की। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे अर्जुन अपदराय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। आई कुड हैव इजीली, जैसे आपने मेरी जो है वो स्प्रिंट सीरीज भी देखी हुई, स्प्रिंट सीरीज के अंदर ये चीज़ें बहुत साफ थी कि आपसे जो है वो कल्चरल प्रोसेसेस से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने उस थीम को भी निकाल के रखा है। तो ट्रांसनेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया अर्जुन अपदराय का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट वाज वेरी क्लियर। तो वही क्वेश्चन जो है वो ग्लोबलाइजेशन से भी एक पूछा गया, ठीक है। मेंटरशिप आपको एक सिस्टम देता है या फिर जो गाइड है वो आपको एक सिस्टम दे देगा कि किस तरह से आप अपनी जर्नी को, आप अपनी तैयारी को, प्रेपरेशन को अलाइन कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं और कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट मटेरियल फॉर यू, और उसी के साथ इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें एक मेंटर देता है आपको। सो मेंटरशिप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हो, अपने हिसाब से आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर। अब ये चीज़ें एक मेंटर ही देख सकता है, ये चीज़ें आप नहीं देख सकते। आप तो अपने आप में सर्वपल्ली हो, आप तो अपने आप में जो है वो शक्तिमान हो, ठीक है। कोई अपने आप को थोड़ी ना कम आंकता है। तो एक मेंटर ही इन चीज़ों को देख सकता है, भांप सकता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। द सेकेंड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इसके अंदर, जो कि आपको एक अप टू डेट मटेरियल, ठीक है, अप टू डेट मटेरियल विद केस स्टडीज एक्सेट्रा, वो आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे हमने इसी चैनल के ऊपर आप जो है 60 डे चैलेंज देखिएगा। 60 डे चैलेंज के अंदर बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए उसके सॉल्यूशंस दिए थे, और सॉल्यूशंस के साथ ही मैंने जो रीसेंट केस स्टडीज हैं, जो रीसेंट डिबेट्स हैं, उनको ऐड किया था। जो रीसेंट डिबेट्स हैं, जो रीसेंट केस स्टडीज हैं, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन दैट दिस ईयर इट वाज आस्क्ड कि कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटा एनालिसिस के अंदर यूज होते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है और इनके जो है वो इसका करंट रेलेवेंस क्या है, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड। अब अगर आपके पास अप टू डेट मटेरियल नहीं है, आपके पास केस स्टडीज नहीं है, इवन अर्जुन अपदराय's क्वेश्चन ऑन ट्रांसनेशनलाइजेशन, इट इज अगेन अ करंट डिबेट। तो करंट डिबेट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अर्जुन अपदराय कभी नहीं क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, इस साल क्वेश्चन पूछा गया बिकॉज ट्रांसनेशनलाइजेशन एक डिबेटेबल इशू बन गया था। तो अगेन आप 60 डे चैलेंज देखिएगा, उसके अंदर मैंने ऐसी केस स्टडीज निकाल के रखी हैं।
अर्जुन उपाध्याय को बार बार मैंने जो है वो डिस्कस किया था उसमें. सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग इट इज टेस्टिंग. टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की है दैट इज़ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम. 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली आप इसके अंदर किया क्या जाता है कि पहले स्टेप के अंदर देयर इज़ अ काउंसलिंग सेशन. मैं आपको काउंसल करता हूं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, जो आपकी वीकनेसेस है, उनको देखा जाता है. ठीक है, कि कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी जो है वो वीक हैं, और फिर जो है वो हम वीकनेसेस के ऊपर काम करते हैं. अगर तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है देन आई विल रिकमेंड सर्टन वीडियोस फ्रॉम माय फाउंडेशन बैच ओनली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी जो है वो फाउंडेशन बैच की वीडियोस दे दी जाएंगी कि ये सारी चीज़ें देखो आप और आपका खूब टाइम वेस्ट किया जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. पहले काउंसलिंग सेशन के अंदर आपकी वीकनेसेस को जज किया जाता है एंड आई एम द जज देयर. मैं ही आपका मेंटर रहूंगा और मेरे साथ ही आपकी बात होगी. तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपकी तो जो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं वो आपको दे दी जाएंगी और पर्टिकुलर वीडियोस आपको देखने के लिए कहा जाएगा. एंड आफ्टर दैट एक टेस्ट जो है वो आपका रखा जाएगा. लेट्स से कुछ आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे तो आपको जो है 6 वीडियोस दी गई और उसके बाद जो है वो जो भी आपने पढ़ा हफ्ते बाद जो है वो उसका टेस्ट ले लिया, ताकि मैं देख सकूं कि क्या आपने चीज़ों को, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से ग्रैस्प किया है या नहीं किया है. ये तो हो गई वीकनेसेस की बात. फिर बात आती है स्ट्रेंथ्स की. लेट्स से इन चीज़ों को आपने अच्छे से कवर कर लिया. फिर उसके बाद देन हम जो है वो एडवांस्ड क्लासेस की तरफ जाएंगे. एडवांस्ड क्लासेस बेसिकली इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है अलॉन्ग विद द वैल्यू एडिशन. जो कि रीसेंट डिबेट्स हैं, रीसेंट केस स्टडीज हैं, उनको इसके अंदर डिस्कस किया गया है. ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक द 60-day प्लान, जस्ट लाइक द 60-day प्लान. सो उन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा. फिर उसके बाद देन अगेन वी विल हैव अ टेस्ट. तो बेसिकली दिस इज द प्लान दैट आई हैव मेड. और ये जो है वो पर्सनलाइज्ड प्लान्स होंगे. ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो पर्सनलाइज्ड रहेंगी. एक स्टूडेंट की नीड के हिसाब से, स्टूडेंट की वीकनेस के हिसाब से, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके वीकली टारगेट्स होने चाहिए, क्या उसके डेली टारगेट्स होने चाहिए, इन चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा. So I think this plan, it is the need of today's aspirant. एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि थोड़ा चीज़ों को पढ़ भी चुका है, पूरी तरह से बिगनर भी नहीं है, एंड ऑन द अदर हैंड डरा भी हुआ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, टेस्टिंग से आप डर रहे हो. तो ये जो 1-to-1 मेंटरशिप प्लान है इट इज़ फॉर यू. ठीक है, और इसको मैंने आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुली रनिंग इट. ठीक है, तो बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा, दैट यू कैन कॉल इन हेयर. ठीक है, यहाँ पे आप कॉल कर लीजिए और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.